नमस्कार, मैं कैसे? निमिषा वाजपेयी। आप देख रहे हैं educationbeats.com। इस समय हमारे साथ हैं कैसे? विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एबीवीपी की लखनऊ महानगर अध्यक्ष नीतू सिंह जी। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कोरोना में उन्होंने कैसे कार्य किया और आगे की उनकी क्या योजनाएं हैं। स्वागत है नीतू जी आपका। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षा का इकलौता मंच educationbeats.com जिसे स्टूडेंट द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? मुझे इससे जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। हालाँकि मैं छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई हूँ और अब मैं विद्यार्थी परिषद में लखनऊ महानगर अध्यक्ष के दायित्व के साथ जुड़ी हुई हूँ। एक बहुत संतोष मिलता है इस तरह के छात्र संगठन के साथ जुड़कर के, क्योंकि छात्र की आप वैसे तो शिक्षक छात्रों को पढ़ाते ही हैं, लेकिन इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ कर के आपको छात्रों की विविध समस्याओं में मदद करते हो। सिर्फ़ 1-2 छात्र की नहीं, छात्रों के एक समूह को आप मदद पहुँचाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत संतोष देता है। आपको एबीवीपी में ऐसा क्या खास लगा कि आपने और किसी संगठन को ना चूज करके एबीवीपी को चूज किया? ये हमारे परिवार की वैचारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि मुझे छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद ही ज़्यादा पसंद आया। इस वजह से मैंने किसी और छात्र संगठन की ओर मेरा रुझान भी नहीं रहा, यद्यपि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रियदर्शनी छात्रावास की इनमेट थी और वहाँ से ही मैंने यूजी, पीजी और पीएचडी किया। उसी समय से विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव रहा। प्रतिभा सम्मान समारोह में मैंने वहाँ बीए में भी टॉप किया था और एमए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही, तो विद्यार्थी परिषद ने मुझे सम्मानित किया। कहने का मतलब ये है कि रिकॉग्नाइज़ किया मेरी प्रतिभा को, एक मंच दिया, सम्मानित किया, जो एक छात्र या छात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि, उसको सम्मानित किया और इसके माध्यम से ही मेरा विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव हुआ। मैं वहाँ के छात्र संघ चुनाव में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में भी विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही। तब से अनवरत मेरा जुड़ाव बना रहा और एक शिक्षिका के रूप में तो मैं किसी दायित्व पे नहीं थी, लेकिन विद्यार्थी परिषद को मैं पसंद करती थी। पिछले 3 साल से मैं लखनऊ महानगर के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। कोरोना काल में कैसे संभव हो पाया छात्रों से जुड़े रहना? आजकल तो आप देखिए ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है, नेट कनेक्टिविटी हर जगह बहुत अच्छी है। तो छात्रों से जुड़ने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ लास्ट वीक ऑफ मार्च में, तो उस समय एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे, सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थीं। तो थोड़ा में शुरू में तो ज़रूर दिक्कतें हुई कि अरे क्या होगा, कोर्स रह गया, बच गया या क्लासेस कंप्लीट नहीं। लेकिन ग्रेजुअली जब हम लोगों ने समझ लिया कि अब तो ये वे ऑफ लाइफ है, पता नहीं ये पैंडेमिक कब जाएगी, तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, ऑनलाइन प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए। उसके अलावा और अन्य भी छात्र-छात्राओं से या विद्यार्थी परिषद में भी सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मीटिंग्स होना, बातचीत होना, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं हुआ, बल्कि सहज हुआ और छात्रों अधिक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो कोरोना में सोशल मीडिया से छात्र-छात्राओं के साथ कनेक्टिविटी में सोशल मीडिया, इंटरनेट इसने बहुत सहायता दी। कोरोना काल में एबीवीपी डिजिटल माध्यम से छात्रों और शिक्षकों से जुड़ा रहा है। हमने इस रचनात्मक पहल पर छात्रों से बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है। तो इसकी योजना किस तरीके से बनाई गई थी? एक्चुअली जब ये लॉकडाउन हुआ तो विद्यार्थी परिषद तो छात्रों के बीच में वर्ष भर सक्रिय रहता है और बहुत सारे संगठनात्मक कार्यक्रम कराता है, संगठनात्मक दायित्व दिए जाते हैं, रचनात्मक कार्य कराते हैं, बहुत सारे स्पर्धाएँ कराई जाती हैं। तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो ये लगा कि विद्यार्थी परिषद जो छात्रों के बीच में सीधे कैंपसेस में जा कर के इकाइयों के माध्यम से इन सब कार्यों को, अपने संगठनात्मक कार्यों और स्पर्धात्मक कार्यों को करता था, संभव नहीं होगा। तो एक मीटिंग की गई और उसमें ये कार्य योजना बनाई गई, प्लान बनाया गया, चॉक आउट किया गया कि जो पैंडेमिक पीरियड है, उसमें किस तरह से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। तो फिर ये हुआ कि आजकल सोशल मीडिया ही सबसे इम्पोर्टेंट मंच है, प्लेटफ़ॉर्म है, जो प्रतिभाओं को बुलाने के लिए, उनको लाने के लिए, अपने छिपे हुए हिडन टैलेंट को उभारने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इसके माध्यम से जो पूरे पैंडेमिक पीरियड में, पूरे लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। उसमें महिलाओं की लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शी एज़ ए स्पीकर चलाया, फिर नए-नए बच्चों के लिए बीए, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ही एज़ ए स्पीकर
प्रोग्राम चलाया। ये प्रोग्राम 10-10 दिन तक चले, जिसमें जो नए-नए बच्चे थे, बीए, बीएससी के बच्चे, बीकॉम के बच्चे, उनको कोई एक टॉपिक दिया जाता था, जिसपे वो अपने व्यूज़ को बताते थे। ये सेशंस इंटरैक्टिव भी हुए। उसके अलावा बहुत सारे स्लोगन कॉम्पिटिशन हुए, एपिक चैलेंज जो रामायण और महाभारत आता था, उस पे एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन आंसर के कॉम्पिटिशन चले। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम ऑनलाइन हम लोगों ने चलाए। ये देखा जाता है कि जो छात्राएं होती हैं वो राजनीति से थोड़ा दूर रहती हैं, ठीक है, क्योंकि एबीवीपी सबसे बड़ा संगठन है, छात्र संगठन है। तो इसमें आप लोग क्या कार्य करें जिससे छात्रा और ज्यादा सक्रिय हों राजनीति में? ये तो सही कह रहे हैं। एक्चुअली छवि ऐसी है राजनीति की कि हमारे समाज में लोग सोचते हैं कि शायद कम पढ़े लिखे लोग और कम अच्छे बैकग्राउंड के लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही राजनीति में जाते हैं और महिलाओं को से दूर रहना चाहिए। लेकिन समय के साथ ये अब छवि बदल रही है। लड़कियां बहुत तेजी से विद्यार्थी परिषद से जुड़ रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी आप देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो सुश्री निधि त्रिपाठी जी हैं, जेएनयू की, वो संस्कृत की शोध छात्रा हैं। उनके साथ साथ हमारे लखनऊ महानगर में भी आप देखेंगे तो हमारी जो कार्यकारिणी है, इकाई है, हर जगह महिलाओं और छात्राओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी बढ़ी है। शी एज ए स्पीकर में बहुत सारी लड़कियों ने, छात्राओं ने खूब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखा। डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे अपने व्यूज़ दिए। तो अब धीरे-धीरे ये जो नकारात्मक छवि थी कि महिलाएं राजनीति में नहीं आती हैं, विद्यार्थी परिषद ने इसको तोड़ा है और विद्यार्थी परिषद के मंच से, विद्यार्थी परिषद संगठन से छात्र-छात्राओं और छात्राएं बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ रही हैं। एबीवीपी हमेशा अपने कार्यों की वजह से चर्चा में रहता है। तो इस समय का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो फीस है, जो कि अभिभावक चाहते हैं कि सरकार फीस माफ कर दे। तो एबीवीपी ने अभी तक इस पर कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? देखिए, एबीवीपी ने आंदोलन किया परीक्षाओं को लेकर के, छात्रों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन को लेकर के, सब और छात्रों के लिए हेल्पलाइन जारी की कि अगर उनको सेंटर तक जाने में कोई दिक्कत हो रही है या क्लासेस अटेंड करने में कोई दिक्कत, तो हर जगह एबीवीपी ने मदद की। लेकिन अगर जहाँ तक फीस माफ़ी का संबंध है, तो क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, टीचर्स को सैलरी रेगुलर मिल रही है, कॉलेज या स्कूल स्टाफ को रेगुलर सैलरी मिल रही है। तो जब स्कूल अपना काम समय से कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो फीस तो देने में क्या दिक्कत हो सकती है? बिना फीस के बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ जो उनकी नौकरी चली गई है और हर वर्ग के लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हर किसी के पास साधन नहीं है इस समय पे फीस देने के, ठीक है। तो उधर 3 महीने की प्लस इधर की जो स्कूल है वो 6 से 7 महीने की फीस मांग रहे हैं। तो ऐसे किसी भी अभिभावक के लिए संभव नहीं है कि वो दे दे। तो इस पर आपकी बात को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और एबीवीपी ने बड़ा आंदोलन इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि सरकार ने ही कह दिया था कि कोई भी स्कूल अभिभावकों के ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि वो फीस दें ही, ये और 1 महीने की उन्होंने माफ़ कर दी थी। उसके बाद चूँकि स्कूल में अब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, नए एडमिशन्स भी बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हुए, तो फीस का मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। और कुछ एक स्कूल इसलिए मतलब वो रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि आप चाहें तो दे सकते हैं। तो कोई भी स्कूल मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनमें बच्चों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जिनमें उनसे कहा जा रहा है कि अगर फीस नहीं जमा होती है तो उनका नाम काट दिया जाएगा। अच्छा। और बहुत से स्कूल हैं जिनमें एक भी पैसा फीस माफ नहीं की गई है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। विद्यार्थी परिषद के मुझे लगता है संज्ञान में नहीं आया होगा संभवतः, नहीं तो विद्यार्थी परिषद निश्चित रूप से आंदोलन करती यदि अभिभावकों के ऊपर दबाव डाला जाता और वो ऐसी कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के अभिभावक है, नहीं दे सकते। यदि आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाई है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद इसके अगेंस्ट में आंदोलन चलाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। मैं आपसे लेकिन ये आग्रह करूंगी कि आप चाहे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि वो कौन से स्कूल हैं जहां इस तरह के काम चल रहे हैं और अभिभावकों पे अनावश्यक दबाव डाल के कहा जा रहा है कि आप फीस दीजिए, और ऐसे अभिभावकों की पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं है। यदि आप उपलब्ध करा देंगी तो निश्चित रूप से आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल उपलब्ध कराया जाएगा आपको। जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, जिनकी वजह से अभिभावक सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते।
क्या एबीवीपी इसके लिए कोई कार्य कर रही है, जिससे भविष्य में या इस कार्य को लेकर कोई योजना है जिससे इनकी छवि थोड़ी देखिए, सही हो सके? हाँ, बेसिक्स आपका प्रश्न बेसिक शिक्षा से संबंधित है और एबीवीपी की जो कार्य पद्धति है और या जो उसकी सदस्यता होती है वो 9th प्लस स्टूडेंट के लिए होती है। तो बेसिक शिक्षा के मुद्दों को विद्यार्थी परिषद एबीवीपी मैम, शिक्षा की जड़ें नीतू जी यहीं से जुड़ी होती हैं। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन प्राइमरी स्कूल के मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी परिषद बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होती है। लेकिन जब क्योंकि छात्र तो वो भी हैं ये और नहीं, नहीं छात्र हैं उन और लोगों को, प्राइमरी के मुद्दे जो बड़े हैं उनकी अपेक्षा जो छोटे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है किसी के सपोर्ट की। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बिल्कुल, लेकिन प्राइमरी के जो मुद्दे हैं वो बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से उठाए जाते हैं और उनको सरकार डील भी करती है। रही बात विद्यार्थी परिषद, तो विद्यार्थी परिषद मैंने बताया कि बहुत मुखर नहीं होती प्राइमरी के मुद्दों को लेकर के और अगर जहाँ पे मुखर होती है तो वो जो औपचारिक बैठक होती है, अनौपचारिक बातचीत होती है, उसमें वो इन मुद्दों को ज़रूर उठाते हैं। लेकिन आंदोलनात्मक जो कार्यक्रम चलते हैं वो प्राइमरी स्कूल के लिए विद्यार्थी परिषद नहीं चलाती, लेकिन भविष्य में हमारी ये कार्य योजना है कि विद्यार्थी परिषद अपने संगठन और गतिविधियों और आंदोलन का विस्तार प्राइमरी तक के लेवल पर भी ले जाए। एबीवीपी का 6 सितंबर को वर्चुअल छात्रा सम्मेलन है, उसके बारे में डिटेल में बताइए कुछ। हाँ, पहले 6 सितंबर को था और विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी का लेक्चर भी था, लेकिन किसी कारणवश वो स्थगित हो गया है। जो 6 सितंबर को था, बहुत 1000 के लगभग छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उसको सुनने के लिए, ऑनलाइन कनेक्ट होने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो 1 सप्ताह के लिए पोस्टपोन हो गया है और जैसी नई डेट आएगी हम आपको बताएँगे। बेसिकली जो ये वर्चुअल छात्रा सम्मेलन था वो छात्राओं के मुद्दों को लेकर के था, नई शिक्षा नीति को लेकर के था और जैसा आप कह रही हैं कि विद्यार्थी परिषद में अधिक से अधिक छात्राओं को जुड़ना चाहिए, उनको प्लेटफ़ॉर्म किस प्रकार से मुहैया कराया जाए, वो राजनीति के क्षेत्र में आगे कैसे आएँ, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वर्चुअल छात्रा सम्मेलन आयोजित किया गया है। जो ये छात्राओं के मुद्दे हैं, इनके बारे में बताएँगे थोड़ा? देखिए, छात्राओं के मुद्दे तो सबसे ज़्यादा कि कॉलेज में एडमिशन है या उनकी मार्कशीट में कोई दिक्कत आ जाती है, क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं और जहाँ तक छात्राओं का संबंध उनका सबसे बड़ा इश्यू टॉयलेट का इश्यू होता है और छात्राएँ बहुत दूर से आती हैं और अगर उनकी रेगुलर क्लास नहीं होती फिर उन्हें खाली जाना पड़ता है। तो ये सब मुख्य लाइब्रेरी का इश्यू है। तो ये सब कॉलेजेस में हो चाहे यूनिवर्सिटी में हो, ये स्टूडेंट्स के गर्ल्स स्टूडेंट के साथ विशेष रूप से दिक्कतें आती हैं। और अगर उनकी मार्कशीट में दिक्कत है, फीस में है, स्कॉलरशिप में है, लाइब्रेरी कार्ड का इश्यू है, तो हमेशा जुलाई में एबीवीपी हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर अपना एक हेल्प डेस्क लगाता है, उसमें पीछे वो बैनर भी लगाते हैं, मे आई हेल्प यू। उसमें जो भी छात्र या छात्राएं उनसे हेल्प के लिए आते हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनका भरसक सहायता करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए और छात्राओं के मुद्दों के को भी वो एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आप सभी दर्शक जो आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा ही देश का भविष्य है, तो सिर्फ एडमिशन ना कराएं छात्र अपने बच्चे-बच्चियों का, बल्कि ये भी देखें कि वो जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो अच्छी तरह से लें, रेगुलर कॉलेजेस जाएँ कि वो फ़ोन लेते हैं, फ़ोन को चार्ज कराते हैं, उसी तरह से वो पुस्तकें भी खरीदें। बच्चे आजकल पढ़ने तो जाते हैं, उन्हें लगता है हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। बच्चे बिल्कुल किताबें पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये जो मुझे देख रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों की रेगुलर मॉनिटरिंग करें और ऐसे बच्चे जो किताब नहीं लेते हैं, माँ-बाप ये देखें कि वो किताबें ज़रूर खरीदें और किताबों से पढ़ने की आदत डालें। गूगल में हर चीज़ अवेलेबल तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल धीरे-धीरे बच्चे क्लासेस अटेंड करना बंद कर दिए हैं। तो ये तो एंश्योर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी कि वो जो क्लासेस में हो रही हैं, उनको अटेंड करें, जो टीचर पढ़ा रहा है, उसको सुनें और समझें। क्योंकि अच्छी शिक्षा से ही अच्छा व्यक्तित्व निर्माण होता है और अच्छा व्यक्तित्व ही अच्छा राष्ट्र निर्माण कर सकता है। यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि शिक्षा ही सर्वोपरि है और उसको अभिभावकों को भी और छात्र-छात्राओं को गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत अच्छा लगा निधि जी आपसे जुड़कर। धन्यवाद निमिषा जी। नमस्कार।